सेक्शन 49 से लिंक इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन नंबर 16 टू सेक्शन नंबर 18, बराबर है। तो सिंपल है, डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट आपको जो भी टैक्स आपने परचेज पे किया है उसका क्रेडिट गवर्नमेंट आपको दे देता है। परचेज कैन बी कैपिटल गुड्स, परचेज कैन बी इनपुट्स, परचेज कैन बी इनपुट सर्विस। सो वेदर आपने इनपुट्स खरीदा है, कैपिटल गुड्स खरीदा है या इनपुट सर्विस अवेल किया है, जो भी चीज आप बिजनेस में यूज कर रहे हो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। सो अगर मैंने बिजनेस में एसी खरीदा है मतलब वो मैं बुक्स में कैपिटलाइज करने वाला हूं। अगर मैं कोई भी खर्चा बुक्स में कैपिटलाइज करने वाला हूं तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, दैट इज अ कैपिटल गुड्स। जो खर्चा बुक्स में कैपिटलाइज नहीं होता है उसको हम इनपुट्स बोलते हैं, क्रेडिट विल बी अवेलेबल ऑन द सेम। एंड इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस जो आपके बिजनेस में यूज हो रही है। सर ये तो परचेजेस विच आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट हो गया, बट कौन से टैक्स का आपको क्रेडिट मिलने वाला है? सो गवर्नमेंट बोलता है एवरी टैक्स इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, एवरी टैक्स। तो वेदर आपने आईजीएसटी पे किया है, सीजीएसटी पे किया है, एसजीएसटी पे किया है, यूटीजीएसटी पे किया है, जो भी जीएसटी पे किया है ऑन परचेजेस आप क्रेडिट ले सकते हो। इनफैक्ट अभी जस्ट अपन ने पढ़ा आरसीएम में भी जो पेमेंट हुआ है उसका आपको क्रेडिट बिंदास मिलेगा। इंपोर्ट पे आईजीएसटी पे किया उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम वाले का क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। सो आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट, टैक्स पेड अंडर आरसीएम, टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, एवरी डैम थिंग इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम वाला मिलने वाला नहीं है। सो कौन से परचेज पे क्रेडिट मिलेगा? ऑल परचेजेस जो बिजनेस में यूज हो रहा है। कौन से टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? ऑल टैक्स जो आपने परचेज पे किए है कंपोजिशन टैक्स को छोड़ के। ना, गवर्नमेंट बोलता है कि सेक्शन 16 में जो कंडीशंस हमने ले डाउन की है वो आप कंडीशन सेटिस्फाई कर दो और क्रेडिट लेके जाओ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिलेगा, बिजनेस के परचेज पे क्रेडिट मिलेगा, और क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके क्रेडिट लेजर में एंट्री आएगा, मतलब जीएसटीआर 2A और 2B में एंट्री आएगा तो, बराबर है। सिमिलरली कैपिटल गुड्स में आपने एक्सट्रीमली सॉरी 16(1) में 3 कंडीशन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, क्रेडिट लेजर में जाना चाहिए। नाउ 16(2) मेरे को बोलता है कि क्रेडिट अगर आपको अवेल करना है तो वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। जो भी आपको क्रेडिट अवेल करने का है उसका डिटेल सामने वाला जीएसटीआर 1 में अपलोड करना चाहिए और आपको 2A 2B में कलेक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। इसमें 2 अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट वीडियो मॉड्यूल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी ले सकते हो जब सामने वाला सप्लायर अपने 1 में डिटेल डाल रहा है और रेसिपिएंट को वो कम्युनिकेट हो रहा है 2A 2B में। अभी नया अमेंडमेंट बोलता है कि जो रेसिपिएंट है उसको कम्युनिकेट तो होना ही चाहिए, प्लस वो चीज रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट वाले हेड में नहीं जाना चाहिए, वो चीज रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के हेड में नहीं जाना चाहिए। सो वो गवर्नमेंट खुद ही प्रैक्टिकली आपको बता देगा रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट क्या क्या है, तो आप उस पर आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे। सो इवन दो सामने वाले ने 1 अपलोड किया है, इवन दो आपको 2A 2B में डिटेल दिखाई दे रहा है, बट अगर वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट हेड में चला गया तो आप उसका क्रेडिट इमीडिएटली नहीं ले सकते। सर रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट हेड में क्या क्या जा सकता है? बराबर, रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट तभी जा सकता है जब जो सामने वाला सप्लायर है वो न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है और कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए गवर्नमेंट उसको नेगेटिव लिस्ट कर सकता है, नॉट ऑलवेज बट वो रेयर केस में होएगा, बराबर। सो अगर आपने परचेज किया है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सामने वाले ने 1 अपलोड किया, आपके 2A 2B में भी आ रहा है, बट अगर वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के हेड में जा रहा है, मतलब अगर आपने न्यू रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए शायद उसका क्रेडिट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करके रखे। अगर सामने वाले बंदे ने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, तो सप्लायर ने अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में दिखाई देगा। सामने वाले ने जो 1 में अपना सेल्स बताया है, सपोज उसने 1 में बताया था कि 5 लाख का सेल किया, बट उसी बंदे ने अपने 3B में सिर्फ 4 लाख का सेल बताया। सो जो आउटपुट टैक्स 1 में आपने अपलोड किया था वो ज्यादा है जो आपने 3B में बताया उससे, तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में चले जाएगा, बराबर है। अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड आईटीसी
exceed the credit that can be availed by him in 2B for a prescribed period. तो 2B में आपको दिखाई दे रहा है कि आप 4 लाख का एलिजिबल क्रेडिट ले सकते हो, बट अगर आपने पहले 5 लाख का क्रेडिट लिया है तो वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के रूल में चले जाएगा, बराबर है। या ऐसा बंदा जो आपको, जिसने फ्यूचर में टैक्स, पास्ट में टैक्स पे नहीं किया है, अंडर रूल 86 भी फॉलो नहीं किया है, तो वो केस में आपको रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के हेड में जाएगा, बराबर है। सो वापस से रिपीट कर रहा हूं, 16(2) आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, सामने वाला 1 अपलोड करना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन आपके 2A 2B में आना चाहिए, एंड नया अमेंडमेंट बोलता है कि 2A 2B में आ रहा है तो भी वो रिस्ट्रिक्टेड हेड में नहीं जाना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड हेड में कभी जाएगा जब सामने वाला न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है, सामने वाले ने आउटपुट टैक्स बताया ही नहीं, या आउटपुट टैक्स 1 में ज्यादा बताया, 3B में कम बताया, 86B फॉलो नहीं किया है, या कोई लाइबिलिटी पेंडिंग है, बराबर है। तो ऐसे केस में ऐसे आदमी से अगर आप परचेस कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है, आप आईटीसी उसका नहीं ले पाओगे फॉर सर्टेन पीरियड। जब वो कंप्लायंस हो जाएगा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना जरूरी है। अगर नीरज ने क्लासेस को बिल बना के दिया है तो क्लासेस हैज टू मेक श्योर कि वो नीरज को 180 डेज में पेमेंट करे फुल इनवॉइस वैल्यू का। तो मैंने 1 लाख का बिल बनाया प्लस 18,000 जीएसटी, तो क्लास को 1,18,000 मुझे पे करना है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर क्लास ये 1,80,000 मुझे पे नहीं करता है तो इन दैट केस जो भी उन लोग ने क्रेडिट अवेल किया था ऑन एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, ऑन एक्सपायरी ऑफ 180 डेज आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो आप टैक्स पे करोगे 18% इंटरेस्ट के साथ करोगे, बराबर है। फिर फ्यूचर में क्लास वालों ने मुझे पेमेंट कर दिया, तो जब उन लोग मुझे पेमेंट कर देंगे तो वो वापस से क्रेडिट रीअवेल भी कर सकते हैं। सो रेसिपिएंट मस्ट मेक पेमेंट टू द सप्लायर of the full invoice value along with GST within 180 days from the date of invoice। अगर पेमेंट कर दिया है तो जो क्रेडिट अवेल किया था सब बराबर है, अगर नहीं किया है तो फिर आपने जो क्रेडिट लिया था रिवर्स करो विथ इंटरेस्ट, और जब पेमेंट करोगे तो वापस से ले लेना, बराबर है। फाइन। सो सेक्शन 16 क्रेडिट किसका मिलता है? ऑल परचेजेस का। क्रेडिट कौन से टैक्स का मिलता है? एवरी टैक्स, ICUTS एवरीथिंग। क्रेडिट जो आपको मिलेगा वो क्रेडिट आप कभी ले सकते हो। सेक्शन 16(1) रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है, बिजनेस के लिए है तो ले सकता है, क्रेडिट लेजर में जाना चाहिए। 16(2) वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, सामने वाला 1 अपलोड करना चाहिए, आपके 2A 2B में आना चाहिए, और 2A 2B में रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में कभी जाएगा? नीचे लिखा था न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स पे नहीं किया, आउटपुट 1 में ज्यादा बताया, 3B में कम बताया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, सामने रिटर्न्स मस्ट बी फाइल्ड, returns must be filed, tax must be paid to government, and recipient should make payment to supplier within 180 days, नहीं तो रिवर्सल हो जाएगा। 180 days from the date of invoice issued, from the date of invoice, बराबर है। 16(3) अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया है, सो कैपिटल गुड्स पे आपके पास 2 चॉइस है। अगर AC 50,000 का है और GST 14,000 है तो आप 50,000 पे ITC, सॉरी 50,000 पे डेप्रीशिएशन लो और 14,000 पे ITC अवेल करो, दैट इज अलाउड। बट अगर आप पूरे 64 पे डेप्रीशिएशन ले रहे हो तो आपको ITC मिलने वाला नहीं है। सो आप 50 का डेप्रीशिएशन लो, 14 का ITC लो, दैट विल बी अलाउड। बट अगर पूरे 64 पे डेप्रीशिएशन लोगे तो आपको ITC मिलने वाला नहीं है। एंड 16(4) अगर करंट ईयर है 23-24, इसमें आप क्रेडिट लेना भूल गए तो आप सब्सिक्वेंट ईयर में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सब्सिक्वेंट ईयर में आप क्रेडिट कभी ले सकते हो? आप ले सकते हो बाय 13 नवंबर, और एनुअल रिटर्न जो एक्चुअल फाइलिंग किया है whichever is earlier, 13 नवंबर और एनुअल रिटर्न whichever is earlier, बराबर है। फाइन। सेक्शन नंबर 41, आर यू गाइस देयर विद मी? यस और नो?
सेक्शन नंबर 41 अवेलमेंट ऑफ आईटीसी. Every registered person shall, subject to condition and restriction as may be prescribed, be entitled to avail credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger. बेटा ये भी तुम लोग को सब वीडियो मैंने भेजा हुआ है, नया अमेंडमेंट था, बराबर है. सेक्शन नंबर 41 अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि सामने वाला जब वन अपलोड करेगा अपने 2A 2B में आएगा और वो रिस्ट्रिक्टेड हेड में नहीं जाना चाहिए, बराबर है. अब गवर्नमेंट बोलता है, न्यू रूल हम लोग ने बनाया है, अगर सामने वाला वन अपलोड करना भूल गया, वो जो रूल है बेटा वो तो है ही, वो डिलीट नहीं हुआ है, बट अगर सामने वाला वन अपलोड करना भूल गया बट आपने इनवॉइस है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप खुद अपने रिटर्न्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्रेडिट अवेल कर सकते हो. सो मैंने क्लासेस वालों को बिल बना के दिया, आर यू गाइस देयर विद मी, बराबर है. मैंने क्लासेस वाले को बिल बना के दिया, क्लासेस वाले ने उसके ऊपर रिटर्न्स फाइल जब किया तो मैंने अपना वन अपलोड नहीं किया. तो सिंस मैंने अपना वन अपलोड नहीं किया तो क्लासेस के 2A 2B में नहीं दिखाई दे रहा है, बट एज पर द न्यू रूल सेक्शन 41 आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हो. बट जैसे ही आप सेल्फ असेसमेंट पे क्रेडिट लोगे, इंटीमेशन नीरज के पास आएगा. सो नीरज को वन अपलोड करना चाहिए था, नीरज अपलोड नहीं किया, क्लास वालों ने ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ असेसमेंट में क्रेडिट ले लिया. अगर क्लास वाले सेल्फ असेसमेंट में क्रेडिट ले रहे तो नीरज को इंटीमेशन 100% आएगा कि सप्लायर ने क्रेडिट लिया और आपने डिटेल फर्निश नहीं किया. उसके बाद भी अगर मैं टैक्स नहीं भर रहा हूं तो फिर जो क्लास ने क्रेडिट लिया था वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा. क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन नंबर 1. तो सबसेक्शन 1 में अगर आपने सेल्फ असेसमेंट पे क्रेडिट ले लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, टैक्स पेएबल whereon has not been paid by the supplier. तो आपने सेल्फ असेसमेंट पे क्रेडिट ले लिया, उसके बाद भी मैंने टैक्स पे नहीं किया, तो फिर जो आपने क्रेडिट लिया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट के साथ. बट नीरज 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहा है तो आप क्रेडिट रीअवेल भी कर सकते हो. सो ओरिजिनल रूल वाज नीरज 1 अपलोड करेगा तो आपको 2A 2B में आएगा, आपके 2A 2B में आएगा और रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप क्रेडिट ले लो. वो रूल आज भी स्टैंड करता है. नीरज ने 1 अपलोड नहीं किया, आपके 2A 2B में नहीं आया तो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ले सकते हो. अगर आपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे लिया तो दे विल सेंड इंटीमेशन टू नीरज. नीरज को फिर टैक्स भरना है, नीरज ने फिर भी टैक्स नहीं भरा तो आपका क्रेडिट रिवर्स होएगा इंटरेस्ट के साथ. फिर 2-3 महीने बाद अगर मैंने पेमेंट किया तो आप क्रेडिट रीअवेल वापस से कर सकते हो, बराबर है. सो दैट वाज योर सेक्शन नंबर 41. नोट 1 नोट 2 सेम ही है. नोट 3 बिल्ड टू शिप मॉडल, ऊपर अपन ने पढ़ा था कि आपको अगर क्रेडिट चाहिए तो आपको गुड्स या सर्विस रिसीव होना चाहिए. अब बेटा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं बट मेरे को स्टूडेंट जो है वो क्लासेस वालों ने लाके दिया है. तो स्टूडेंट ने एडमिशन क्लास में लिया, नीरज बिल क्लासेस को बना के दे रहा है, बट नीरज सर्विस क्लासेस को नहीं दे रहा है. नीरज जो सर्विस है वो डायरेक्टली स्टूडेंट को दे रहा है. तो क्लासेस को मेरा सर्विस रिसीव नहीं हुआ बट फिर भी उन लोग क्रेडिट ले सकते हैं अंडर बिल टू शिप मॉडल. अंडर बिल टू शिप मॉडल ए जो है वो गुजरात का है, बी जो है वो मुंबई का है, सी जो है वो राजस्थान का है. मुंबई वाले ने गुजरात वाले को ऑर्डर दिया है, राजस्थान वाले ने मुंबई वाले को ऑर्डर दिया है. तो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होएगा? गुजरात वाला मुंबई वाले को बिल बनाएगा और पेमेंट लेगा, मुंबई वाला राजस्थान वाले को बिल बनाएगा और पेमेंट लेगा. बट जब डिलीवरी का बात हुआ तो डिलीवरी डायरेक्ट गुजरात वालों ने राजस्थान वाले को किया है, फिर भी मुंबई वाला क्रेडिट ले सकता है अंडर बिल टू शिप मॉडल. ओके, बराबर है. ओके, ये रूल नंबर 37 वही है कि आपको 180 डेज में पेमेंट करना है, नहीं किया तो रिवर्सल हो जाएगा 18% इंटरेस्ट के साथ और फ्यूचर में आप रीअवेल कर सकते हो क्रेडिट, बराबर है. 16(2)(BA जो अपन ने अभी पढ़ा रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट, ये 5 केस में होंगे जहां पे आप आईटीसी नहीं ले पाओगे.
सेक्शन 41 जो अभी मैंने आपको डिक्लेयर किया वही सेम है एग्जैक्टली कि आप सेल्फ असेसमेंट पे क्रेडिट ले लो, सामने वाला बस टैक्स भरना चाहिए, अगर उसने टैक्स नहीं भरा तो आपने जो क्रेडिट लिया वो रिवर्स हो जाएगा और आप रीअवेल कर सकते हो जब सामने वाला पेमेंट करेगा वो टाइम पे। ओके, सेक्शन नंबर 16 कंडीशंस फॉर आईटीसी था। सेक्शन नंबर 17 अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉक क्रेडिट। 17(5) मेरे को बोलता है कि एवरी परचेज इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, बट 4 कैटेगरी है जिसको हम लोग क्रेडिट नहीं देने वाले हैं। सो एवरी परचेज, कैपिटल गुड्स, इनपुट्स, इनपुट सर्विस, सब पे आपको क्रेडिट मिलेगा, बट सिर्फ आपको कुछ परचेज पे क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। सर वो कौन से परचेजेस है? 4 कैटेगरी है, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल कंजम्पशन और मिसलेनियस। सो मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल, इस पे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, बराबर है, इस पे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट अगर यही मोटर व्हीकल मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है, मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब ट्रक, टेम्पो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन है, मतलब नॉर्मल कार आपने जो लिया है वो, बराबर है, सो अगर आप वो खरीद रहे हो और अगर कैपेसिटी मोर देन 13 है तो आपको आईटीसी मिलेगा। एग्जांपल बस, सो अगर आपने बस खरीदा है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, ट्रक, टेम्पो खरीदा है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, बट बाकी सारे मोटर व्हीकल पे नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट फॉर 3 बिजनेसेस। नंबर 1, अगर आप बिजनेस कर रहे हो कार आगे बेचने का, फर्दर सप्लाई का, अगर आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का, एयर इंडिया टूर ऑपरेटर, अगर आप मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फ्लाइंग और नेविगेटिंग स्कूल हो तो आप क्रेडिट ले सकते हो, इवन दो ये बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल है फिर भी आप क्रेडिट ले सकते हो। क्रेडिट लेने का सिंपल रूल है, अगर आपने आईटीसी अवेल किया है मोटर व्हीकल पे तो उसके रिलेटेड खर्चों पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर मोटर व्हीकल एलिजिबल नहीं है तो आपको उसके खर्चों पे भी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? इफ कार इज एलिजिबल देन expenses are also eligible. If car is not eligible then expenses will also be not eligible. Similarly, पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने कुछ भी लिया है, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय को वेकेशन पे भेजा, मेंबरशिप ऑफ क्लब लेके दिया, जो भी चीज पर्सनल कंजम्पशन के लिए है क्रेडिट नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट फॉर 2 केसेस, अगर वो मैंडेटरी बाय लॉ है या तो फिर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। सो नीरज ने अगर क्लासेस के एनुअल डे के लिए केटरर्स को हायर किया है, नीरज क्रेडिट नहीं ले सकता है, बट वो केटर ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है केटरिंग का तो केटर उसका क्रेडिट ले सकता है। नीरज ने अगर अपने फैक्ट्री में कैंटीन सेटअप किया हुआ है और ये कैंटीन मैंडेटरी है फैक्ट्री लॉ के अंदर तो फिर आपको आईटीसी डेफिनेटली मिलेगा, बराबर है। अबाउ 13 होना चाहिए, अबाउ 13, बराबर है। सिमिलरली, हाँ बोलो प्लीज। एक बार सब कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल दो ना प्लीज। सब कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल सब जगह पे सेम है। अगर नीरज है, नीरज ने, एक मिनट देता हूं, इसके साथ देता हूं, बराबर है। सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग होएगा, ऑफिस बिल्डिंग होएगा, एग्जाम में कुछ भी बोले, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई भी गुड्स या सर्विस लिया है, आर्किटेक्ट का, इंटीरियर का, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, कुछ भी, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया एलएनटी से, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर, इनोवेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और अगर वो खर्चा बुक्स में कैपिटलाइज्ड हो रहा है तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंस है तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। कैपिटलाइज्ड है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो न्यू बिल्डिंग बनाया, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे नया फ्लोर बनाया, वो सब के खर्चों का क्रेडिट नहीं मिलता है, बट छोटे मोटे रिपेयर किए जो पीएनएल अकाउंट में जाएंगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एवरीवेयर, वेदर वो कार का एग्जाम्पल है, वेदर वो पर्सनल कंजम्पशन का एग्जाम्पल है, या वेदर वो ये वाला एग्जाम्पल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्रेडिट हमेशा सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे मिलता है। तो रिलायंस वाले को फैक्ट्री बनाने का है, उसके लिए उसने एलएनटी वाले को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जब एलएनटी वाला इसके बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा, रिलायंस इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी बिकॉज वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है।
बट L&T वाले ने मेफेयर वालों को बोला कि हमारे पास बिल्डिंग बनाने का टाइम नहीं है, आप जाके बिल्डिंग बना दो। और मेफेयर वाले ने L&T को बिल बना के दिया विद GST, तो L&T इसका क्रेडिट ले सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। बराबर है। सिमिलरली मारुति वाले ने अपने डीलर को कार बेची, डीलर ने कार आगे बेची, तो मैंने जब कार खरीदी तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, बट जो डीलर ने मारुति से कार खरीदा, डीलर क्रेडिट ले सकता है। सेम वे केटरिंग का एग्जांपल, क्लास के लिए मैंने महाराजा केटरर को हायर किया, मैंने बोला मेरे को केटरिंग चाहिए, तो महाराजा वाला जब मुझे बिल बनाएगा मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, बट महाराजा वाले ने ट्यूलिप केटरर को बोला कि तू जाके कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, तो ट्यूलिप वाले का क्रेडिट महाराजा ले सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो एक बार ये मेफेयर वाला वापस समझाओ ना, समझा नहीं। रिलायंस वाले को बिल्डिंग बनाने का है, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो रिलायंस वाले ने ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए L&T से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया, जिसपे L&T ने 500 करोड़ प्लस कुछ भी लिख रहा हूं 90 करोड़ का GST चार्ज किया है। तो रिलायंस वाला ये 90 करोड़ का क्रेडिट नहीं ले सकता है, बिकॉज ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इतना समझा है? हाँ सर। हाउएवर L&T वाले ने ये कॉन्ट्रैक्ट मेफेयर वाले को ऑनर करने के लिए दिया। मेफेयर बोलता है 400 करोड़ रुपया लूंगा प्लस जो भी ऐसे 80 करोड़ का GST है। सो मेफेयर रिलायंस को बिल नहीं बना के देगा, मेफेयर L&T को बिल बना के देगा जो रिलायंस को बिल बना के दे रहा है। तो ये L&T तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा है ना, हाँ। तो L&T उसका क्रेडिट ले सकता है, नहीं ले सकता है? ले सकता है। ओके सर, थैंक यू। बराबर है। ओके, अब ये कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा प्लांट एंड मशीनरी अगर आपके बिजनेस में यूज हो रही है और अगर वो प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल है, प्लस वो प्लांट एंड मशीनरी का कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, तो मैंने क्या किया, सीमेंट का बेस बनाया, सीमेंट के बेस पे मशीन को रखा और ये मशीन को परमानेंटली गाड़ दिया इसके अंदर। तो गवर्नमेंट बोलता है ये मशीन इमूवेबल हो भी गया ना तो भी क्रेडिट मिलेगा, और उसका जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है फाउंडेशन, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। सो नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रेडिट नहीं मिलता है, बट प्लांट एंड मशीनरी इवन दो इफ इट इज इमूवेबल, क्रेडिट इज अवेलेबल और उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे भी मिलेगा। बट लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन स्लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, इस पे आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। सो 17.5 में 4 कैटेगरी था। मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल पे नहीं मिलेगा, बट अगर मेंट फॉर गुड्स है, ट्रक, टेम्पो तो मिलेगा। मेंट फॉर पर्सन है, कार तो नहीं मिलेगा, बट ऑफिशियल कैपेसिटी मोर देन 13 है तो आपको मिलेगा बस पे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 3 बिजनेस है, मारुति का डीलर, एयर इंडिया और मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन लोग को मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं मिलता है, बट अगर मैंडेटरी बाय लॉ है या सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आपको मिल जाएगा। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा, अगर वो खर्चे कैपिटलाइज्ड है तो, रेवेन्यू है तो आपको मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी विल बी अवेलेबल, स्टिल अवेलेबल। जी, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटलाइज ही तो होता है, हमेशा बैलेंस शीट में लिखेगा तो भी मिलेगा। सो प्लांट एंड मशीनरी इज ऑलवेज एलिजिबल, उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट इज ऑलवेज एलिजिबल, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, डज नॉट मैटर। ओके, लास्टली अगर आपने कंपोजिशन डीलर से खरीदा है तो आप क्रेडिट ले सकते हो, सॉरी नहीं ले सकते हो। और अगर कोई भी गुड्स आपने फ्री गिफ्ट, सैंपल की तरह दिया है, लॉस्ट, स्टोलन, रिटर्न ऑफ हो, तो आप इस पे टैक्स ही नहीं भरोगे तो क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं होता है। सो दैट इज सेक्शन 17.5 ब्लॉक क्रेडिट, आपको यहाँ पे आईटीसी मिलने वाला नहीं है। 17.1 से लेके 17.4, 17.1 मुझे बोलता है कि अगर मेरे पास सपोज एक प्रोजेक्टर है जो मैं सिर्फ क्लास में यूज कर रहा हूं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। मेरे पास एक प्रोजेक्टर है जो सिर्फ मैं घर पे यूज करता हूं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट अगर मेरे पास प्रोजेक्टर है जो मैं क्लास में भी यूज कर रहा हूं और मैं घर पे भी यूज कर रहा हूं तो क्रेडिट मिलेगा, ओनली टू द एक्सटेंट यूज्ड फॉर बिजनेस। क्रेडिट मिलेगा ओनली टू द एक्सटेंट यूज्ड फॉर बिजनेस। बराबर है। सो पूरा क्रेडिट मिलेगा नहीं, पूरा डिनाई भी नहीं होएगा, बट प्रपोर्शनेटली आप ले सकते हो। प्रपोर्शन रूल 42-43 में दिया है जो सीए इंटर पे एप्लीकेबल नहीं है। मेरे पास 2 क्लासरूम है, एक में सीए का कोचिंग चल रहा है
और एक में प्री स्कूल चल रहा है। जो एसी सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट में है आईटीसी मिलेगा, जो एसी प्री स्कूल में है आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर कोई प्रोजेक्टर जो प्री स्कूल और सीए कोचिंग दोनों जगह पे यूज हो रहा है तो आप आईटीसी ले सकते हो, जितना टैक्सेबल में यूज हो रहा है उतने का, बराबर है। तो ओनली एग्जाम सप्लाई आईटीसी नहीं मिलेगा, ओनली टैक्सेबल सप्लाई आईटीसी पूरा मिलेगा। बट अगर दोनों जगह पे यूज हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा टर्नओवर के बेसिस पे। हाउएवर जीरो रेटेड सप्लाई को एग्जेम्प्ट नहीं मानते, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई में सिर्फ दो ही चीज आता है, एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड, एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड। सो अगर मैंने कोई मटेरियल परचेस किया है, उससे मैंने शर्ट बनाया है और शर्ट में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो एक्सपोर्ट पे अगर टैक्स नहीं भी आ रहा है तो भी मैं वो परचेस जो है फैब्रिक उसका क्रेडिट ले सकता हूं। फैब्रिक परचेस किया, शर्ट बनाया, शर्ट एसईजेड को बेचा, अगर उस पर टैक्स नहीं भी भरूंगा तो भी मैं फैब्रिक का क्रेडिट ले सकता हूं। सो एग्जाम सप्लाई पे क्रेडिट नहीं मिलता है, बट जीरो रेटेड सप्लाई पे मिल जाएगा। अब एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या है? एग्जाम सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड मतलब 0%। बेटा जीरो रेटेड का मतलब है एक्सपोर्ट, नील रेटेड का मतलब है जो गवर्नमेंट ने टैरिफ एक्ट बनाया है उसके अंदर जो गुड्स के सामने 0% लिखा है, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। जैसे मिल्क है, मिल्क के सामने 0% है, एग के सामने 0% है, न्यूज़पेपर के सामने 0% है, तो उसको नील रेटेड सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 जो अपन ने लिस्ट पढ़ा होगा, डॉक्टर, प्री स्कूल, वो वाला। नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहलिक लिकर, लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड परचेज कवर्ड अंडर आरसीएम, सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम, सॉरी। तो ये 6 एग्जेम्प्ट सप्लाई है जिसपे आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, जिसपे आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, बराबर है। सो अगर मेरे पास, मैंने दूध का डेयरी खोला है, सो अगर मैंने मिल्क दूध का डेयरी खोला है तो वो डेयरी पे मैं जीएसटी नहीं भरूंगा जब दूध बेचूंगा, तो वो डेयरी में जो भी इक्विपमेंट्स मैंने लगाए हैं, वो डेयरी में जो भी फर्नीचर बनाया है उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, बिकॉज वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाता है। बैंक्स के पास ऑप्शन है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी के पास ऑप्शन है कि उन लोग 17(2) फॉलो कर सकते हैं। 17(2) मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई का क्रेडिट मिलेगा। ये प्रपोर्शन जो होता है टर्नओवर के बेसिस पे होता है। बट बैंक्स के पास चॉइस है कि उन लोग 17(2) के बदले एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं 17(4) का, जहां पे जो भी एलिजिबल क्रेडिट है उसका 50% ले लो और बैलेंस लैप्स हो जाएगा, बराबर है। सो नॉन एलिजिबल मोटर व्हीकल वो सब पे तो मिलेगा ही नहीं, बाकी एलिजिबल पे 50% अवेल करो, 50% लैप्स हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन जो बैंक्स के पास है। सो दैट वाज योर सेक्शन नंबर 17, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसेक्शन 1 बिजनेस नॉन बिजनेस, ओनली बिजनेस पे मिलेगा। सबसेक्शन 2 टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, ओनली टैक्सेबल पे मिलेगा। सबसेक्शन 3 एग्जेम्प्ट लिस्ट का डेफिनेशन दिया है। सबसेक्शन 4 बैंक्स के पास ऑप्शन है 50% लेने का। एंड सबसेक्शन नंबर 5 ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी कभी नहीं मिलने वाला है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, आंसर बोल सकते हो। आईटीसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन नंबर 18 एकदम सिंपल है। अगर एक आदमी अनरजिस्टर्ड है तो उसको है ना विद इन 30 डेज अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 डेज, बराबर है। सो से 1 अक्टूबर को मेरा टर्नओवर एक्सीड हो रहा है रजिस्ट्रेशन लिमिट को, ऑफिशियली मेरे पास 30 डेज का टाइम है अप्लाई करने के लिए। मैंने 25 अक्टूबर को अप्लाई कर दिया कि मुझे नंबर चाहिए, और गवर्नमेंट ने 27 अक्टूबर को मेरे को सर्टिफिकेट दिया। सो 1 अक्टूबर को टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, 25 को मेरे को अप्लाई किया, 27 को सर्टिफिकेट मिला। बेटा जो आप टैक्स भरोगे अक्टूबर 1 से भरना चालू करोगे, और क्रेडिट भी आपको अक्टूबर 1 से मिलना चालू हो जाएगा।
सो 1 अक्टूबर से आपने जो भी परचेस किया है आप उसका क्रेडिट तो ले ही सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी 30 सितंबर को आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट्स में, फिनिश गुड्स में, या फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा है सेमी फिनिश गुड्स में सॉरी, आप उसका भी क्रेडिट ले सकते हो। तो अगर आपने अक्टूबर 1 के पहले कुछ परचेस किया था तब आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा बिकॉज आप वो टाइम पे अनरजिस्टर्ड थे। बट अगर वो वाला जो मटेरियल है वो आज आपके पास स्टॉक या सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है या फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18(1)(b वो मेरे को बोलता है कि मैंने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब 5 अक्टूबर को मैंने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए जबकि मैं सेक्शन 22 या 24 में लायबल नहीं, तो मेरा टर्नओवर लिमिट के नीचे है फिर भी मैं अप्लाई कर रहा हूं। और 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया। तो इन दिस केस जो भी 11 अक्टूबर को इनपुट्स, बेटा यहाँ पे प्लीज याद रखना सब जगह पे इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस की बात ही नहीं हो रही है। तो जो इनपुट स्टॉक में है, जो सेमी फिनिश गुड्स में है या फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। 18(1)(c अगर कंपोजिशन डीलर नॉर्मल स्कीम में जा रहा है, तो मैं पहले कंपोजिशन डीलर था अभी मैं नॉर्मल स्कीम में जा रहा हूं, तो पहले क्रेडिट नहीं लेता था अभी क्रेडिट मिलेगा। बट जिस दिन मैं एग्जिट लूंगा उस दिन पे जो भी इनपुट स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में पड़ा है प्लस कैपिटल गुड्स आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर आप क्रेडिट ले सकते हो। 18(1)(a), 18(1)(b और 18(1)(c में डिफरेंस है कि 18(1)(c) में आप कैपिटल गुड्स वाला एडिशनल क्रेडिट ले सकते हो, पूरा नहीं मिलेगा, 5% रिड्यूस करने के बाद मिलेगा। 18(1)(d) एग्जैक्टली सेम है 18(1)(c) वाला, पहले मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा था अब मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर को नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया, तो 4 अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक पे क्रेडिट तो मिलेगा प्लस कैपिटल गुड्स पे भी मिलेगा आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। 18(2) मेरे को बोलता है कि ऊपर जो भी 18(1) में पड़ा 1A 1B 1C 1D में आप जो पुराने इनपुट्स का क्रेडिट ले रहे हो वो जो क्रेडिट है बेटा वो मैक्सिमम 1 साल पुराने इनपुट्स पे मिलेगा या कैपिटल गुड्स पे मिलेगा, उससे पुराने पे मिलने वाला नहीं है। 18(4) एग्जैक्टली उल्टा है जो अपन ने पढ़ा था। अगर मैं पहले नॉर्मल डीलर था और अभी मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं, या पहले मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा था अभी एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैं पहले नॉर्मल डीलर था तब मैं क्रेडिट लेता था, जब मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा था तब क्रेडिट लेता था। अब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा और जो भी पुराना स्टॉक पड़ा है इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स जिसपे मैं क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका हूं अब मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो उसको यूज करो, क्रेडिट में बैलेंस नहीं है तो कैश से पे करो, और क्रेडिट में एक्स्ट्रा बैलेंस है तो वो लैप्स हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? सर सर आपने ऐसा कुछ लिखवाया था कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर 30 days, तो उसमें क्या होता है? उसमें जब से सर्टिफिकेट मिलेगा तभी से आएगा। सो 18(1)(a) में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर आपने 30 डेज में अप्लाई किया तो टर्नओवर के डेट से सब काउंट होएगा। बट अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया होता से आपने नवंबर 27 को सर्टिफिकेट मिलता तो जो स्टॉक होता वो 27 नवंबर का आप देखते। सो अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो जब भी से सर्टिफिकेट मिला वो डेट आप देखोगे। ओके सर। एनी अदर डाउट? Okay. 18(6) सिंपल है। अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया है और अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी अवेल किया है, आईटीसी अवेल किया है और आप अगर उसको बेच रहे हो तो जितना भी आईटीसी अवेल किया है -5% पर क्वार्टर या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो भी टैक्स हायर होएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सो अगर आपने क्वार्टर का कंप्यूटेशन हमेशा कैलेंडर क्वार्टर होएगा तो 17 नवंबर को एसेट खरीदा और मैं 15 मई को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, जैन फेब मार्च हो गया, अप्रैल मई जून हो गया।
तो आपने ये कैपिटल गुड्स को 3 क्वार्टर के लिए यूज किया है। क्वार्टर विल नॉट बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, इट इज ऑलवेज योर कैलेंडर क्वार्टर। सो जो भी आईटीसी आपने अवेल किया है उस पे 3 क्वार्टर के हिसाब से 15% माइनस कर दो। तो 1 लाख का क्रेडिट अवेल किया था, माइनस 15% 85,000, या तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी हायर होएगा वो आपको पे करना है, और अगर आईटीसी अवेल नहीं किया तो टैक्स भरने का जरूरत ही नहीं है। सो दैट वाज सेक्शन 16, 17 एंड 18 फॉर आईटीसी।